जय हिंद साथियों, मैं चंदा आपका स्वागत है A&S GKGS रिसर्च एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस चैनल पर क्लास 8 के NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो है ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पार्ट 1 को देखे थे, जिसमें आपको बताए थे विभिन्न टॉपिकों के बारे में, जिसमें जाने थे जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसको अब बंगाल के जो गवर्नर थे उनके द्वारा अब दीवान मिल गई थी। तो वो दीवान कब मिली थी इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मुगल बादशाहों के द्वारा दीवान मिली थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। यानी क्या, तो ये जो मुगल बादशाह ये शाह आलम द्वितीय के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को ये दीवान मिली थी। तो जैसा कि आपको दीवान के बारे में बताए थे, तो दीवान का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है कंपनियों के द्वारा राजस्व वसूली करने का अधिकार। यानी क्या है, तो राजस्व भी नहीं समझते हैं, तो राजस्व के बदले आप जान सकते हैं कर वसूलने का अधिकार दिया गया था शाह आलम द्वितीय यानी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा अंग्रेज को। तो इसको आप याद रखेगा। उसके बाद जाने थे जो अपने आप को कंपनी अब शक्तिशाली समझने लगी थी और एक बार बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ी थी। तो वो भीषण अकाल कब पड़ी थी? तो वो 1770 ईस्वी में पड़ी थी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो उसके बाद जो ये बंगाल के लोगों में बात करेंगे तो वो 3/3 आदमी की वहां पर क्षति हो गई थी, यानी मृत्यु हो गई थी। तो भूखमरी की वजह से, सुखाड़ के वजह से अकाल पड़ी थी और मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद जो बंगाल के जो लोग होते थे वो कंपनी को सही ढंग से राजस्व नहीं देते थे। उसके बाद कंपनियों के द्वारा विभिन्न तकनीक व्यवस्थाएं को अपनाया, जिसमें बात करेंगे रैयतवारी व्यवस्थाएं, महालवारी व्यवस्थाएं, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्थाएं के बारे में बताए थे। तो पिछले वीडियो में आपको बताए थे अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्थाएं के बारे में। तो आज हम उससे आगे जानेंगे। तो आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में जानेंगे, तो चलिए जानते हैं। तो आज हम जानेंगे पहले महालवारी व्यवस्था के बारे में, यानी अस्थाई बंदोबस्त के बारे में पिछले वीडियो में जाने थे। तो आज हम जानेंगे महालवारी व्यवस्थाएं के बारे में। उसके बाद जानेंगे रैयतवारी व्यवस्थाएं के बारे में। उसके बाद जानेंगे यूरोप के लिए फसलें, यानी अब यूरोप के जो गवर्नर जो आते थे, यानी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थे वो यूरोप के थे। अब वहां पर फसलें की मांग ज्यादा होने लगी थी। वो कौन कौन सी फसलें थी इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे भारतीय नील की मांग क्यों थी, यानी अब यूरोप में भारतीय नील की मांग की बढ़ गई, यानी बढ़ोतरी हो गई। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए हम पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे महालवारी व्यवस्थाएं के बारे में। तो महालवारी शब्द के बारे में पहले जानते हैं, यानी क्या है, तो महालवारी शब्द, यहाँ महाल की बात करेंगे तो महाल जो है वह गांव, यानी या कहे तो गांव या गांव के समूह को कहते हैं। गांव या जो आप देख सकते हैं ये महालवारी जो व्यवस्था है वो 1822 ईस्वी में होल्ड मैकेजी के समय में आया था और होल्ड मैकेजी के द्वारा ही महालवारी व्यवस्थाएं लाया गया था। तो अब हम जानते हैं ये महालवारी शब्द के बारे में जो आपको बताए हैं, गांव या गांव के समूह। तो इसको भी याद रखिएगा। अब ये जो होल्ड मैकेजी है वो 1822 ईस्वी में इस व्यवस्थाएं को लाया और बंगाल प्रेसिडेंसी में इस व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया था। और जैसा कि आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे, बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में भी ये बंगाल के जो गवर्नर थे या कहे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो सैनिक होते थे वो कौन कौन से क्षेत्र पर इन सभी व्यवस्थाएं को लागू किए थे। तो वो पहले किए थे बंगाल, उसके बाद कहे तो
तो बिहार, झारखंड, इन सभी क्षेत्रों पर ये जो उस समय के जो होल्ड मैकेजी जो बंगाल के जो शासक थे, यानी क्या तो जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे, उनके द्वारा इन सभी क्षेत्रों पर ये सब व्यवस्थाएं लागू की गई थी। यानी महलवारी व्यवस्थाएं, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्थाएं, उसके बाद रैयतवारी व्यवस्थाएं लागू की गई थी। तो जैसा कि आपको बताए थे, जो अस्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्थाएं थी वो गांव के जमींदारों पर लागू किया गया था। यानी क्या है, तो जिनके पास गांव में अत्यधिक जमीन होती है उनको ये राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया था, और वो राजस्व वसूल करके अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दरबार होता था उसमें जाकर पहुंचाता था। तो ये जमींदारों को वो व्यवस्थाएं दी, और अकाल के कारण ये व्यवस्थाएं जो थी वो अत्यधिक मात्राएं में राजस्व नहीं वसूलती थी। उसके बाद अंग्रेज के द्वारा जमीन की नीलामी भी की गई थी। यानी क्या है, तो जो बंगाल के जो लोग थे, जो बिहार के जो लोग थे, या कहे तो जो झारखंड के जो लोग होते थे, वो सब अकाल के कारण सही ढंग से राजस्व ये कंपनी को नहीं देती थी। तो कंपनी के जो सैनिक होते थे वो राजस्व किसानों के जो जमीन होता था उसको अपने अधीन कर लेता था और राजस्व की मांग करता था। अगर राजस्व नहीं देता था तो उसे जमीन, यानी क्या तो जमीन जो नीलाम किया है वो जमीन को छीन लेता था, वो अंग्रेज छीन लेता था। तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो व्यवस्था है, उसके बाद उस व्यवस्था से काम नहीं चली, तो अब अंग्रेज जो सैनिक होते थे वो नई नई व्यवस्थाएं लागू करने की प्रयास करती थी। तो उसमें भी महलवारी व्यवस्थाएं अब शुरू किया, यानी अस्थायी बंदोबस्त के बाद अब महलवारी व्यवस्थाएं शुरू किया। तो महलवारी व्यवस्थाएं जो है वो महल शब्द के अर्थों पर रखा था। यानी क्या, तो जो महल होता है वो गांव या गांव के जो समूह होते हैं उन पर ये व्यवस्थाएं लागू किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा। और ये जो व्यवस्थाएं है वो गांव के लोग, यानी क्या, तो गांव में तो विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, जिसमें कृषक भी रहते थे, मजदूर भी रहते थे, और भी विभिन्न श्रेणियां के जो लोग होते थे उन पर ये होल्ड मैकेजी के द्वारा ये महलवारी व्यवस्थाएं लागू किया गया था। तो कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति करना। और जो लोग होते थे, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक होते थे, उनका काम था ये जो भारतीय जो लोग होते थे उनको अपने इशारों पर नचाना, यानी कठपुतलियां की नाच नचाना उनका कार्य था। तो इसलिए वो जैसा करते थे वैसा जो भारतीय लोग होते थे उनको करना होता था। तो इससे अब महलवारी जो व्यवस्थाएं थी उससे अब अंग्रेज को अत्यधिक मात्राएं में राजस्व मिलने लगी। तो अब कंपनी और शक्तिशाली होने लगी और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होने लगी। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब हम अगली व्यवस्थाएं की ओर चलते हैं। जो व्यवस्थाएं है रैयतवारी व्यवस्थाएं, यानी कहे तो रैयतवारी, अब शब्द का अर्थ जानते हैं। और जो रैयतवारी व्यवस्थाएं है वो किनके द्वारा और कब लागू किया गया था इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं रैयत शब्द के बारे में। यानी कहे तो रैयत शब्द, ये जो रैयत शब्द है वो कृषक या किसान कहे तो इसका अर्थ होता है, यानी कृषक या किसान। तो इससे यहाँ देखने को मिल सकता है कि ये कृषक, यानी जो रैयतवारी जो व्यवस्थाएं हैं वो मुख्यतः किसान पर लागू किए गए थे, यानी इस किसान पर लागू किए गए थे। ये किसान पर लागू किया गया था। और किसके द्वारा लागू किया गया था इसके बारे में जानते हैं। तो पहले ये थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था, उसके बाद अलेक्जेंडर के द्वारा लागू किया गया था। तो चलिए हम पहले जानते हैं ये जो रैयतवारी जो व्यवस्थाएं है वो कब लागू किया गया था और कहां पर लागू किया गया था इसके बारे में। तो पहले हम बात करेंगे 1792 ईस्वी में,
यानी क्या है तो 1792 ईस्वी में ये सर्वप्रथम बंगाल प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में ये रैयतवाड़ी व्यवस्थाएं लागू किया गया था। यानी देख सकते हैं ये बंगाल प्रेसिडेंसी के बस बहुत 12 महल जिले में 12 महल जिले में ये व्यवस्थाएं लागू किया गया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और ये जो व्यवस्थाएं है उसके बाद फिर बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। और उस समय के हम गवर्नर की बात करेंगे तो उस समय ये थॉमस मुनरो जो है वो थे गवर्नर। और थॉमस मुनरो का समय के बात करेंगे, यानी थॉमस मुनरो के समय में ये 1820 ईस्वी में ये व्यवस्थाएं बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं ये जो उसके बाद थॉमस मुनरो के बाद ये जो यानी क्या है तो थॉमस मुनरो जब बंगाल के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे उनकी ये सत्ता कमजोर होने लगी। तो ये उसके बाद ये व्यवस्थाएं अलेक्जेंडर ने संभाला। और अब इनके द्वारा अब राजस्व वसूली करने लगे। तो अब हम जानते हैं थॉमस मुनरो के द्वारा किस पर ये व्यवस्थाएं लागू किया जाता था। तो ये व्यवस्था किसान पर लागू किया जाता था। किसान पर ये व्यवस्थाएं लागू करता था। और अब किसान जो थे यानी क्या तो उस समय यानी 1820 ईस्वी के दशक के जो किसान होते थे वो अब थॉमस मुनरो को खेती के राजस्व को पहुंचाते थे, यानी थॉमस मुनरो को राजस्व के रूप में कर देते थे। तो इसको याद रखेगा। और इससे भी शक्तिशाली यानी क्या तो अब अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगी। यानी कहे तो बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी अब ये पूरा जो भारत है उस पर ये अधिकार करने लगा। और विभिन्न युद्धों के माध्यम से ये विभिन्न क्षेत्रों को अपने अधीन करने लगा। और विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग होते थे उनको अपने अधीन करने लगा। यानी क्या तो युद्ध के माध्यम से उसको पराजित करके उनका क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया और लोगों को कठपुतलिया की नजर से देखता था। यानी उसके बाद अब आगे जानते हैं ये अब राजस्व के साथ साथ अब फसल भी यूरोपीय जो कंपनी थी यानी क्या तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी अब फसल के साथ साथ अब ये राजस्व के साथ साथ अब फसल भी जबरदस्ती उगवाते थे। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो यूरोप के लिए फसलें की बात करेंगे। यानी जैसा कि आपको हम पिछले कुछ वीडियो में बताए ही होंगे जो यूरोपीय जो कंपनी थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था भारत आने का। तो उसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार। वो व्यापार के उद्देश्य से भारत में आया था। उसके बाद ये जो यूरोपीय कंपनी थी वो भारत की खासियत को देखकर और धीरे धीरे यहाँ पर अब अपना सत्ता स्थापित करने लगा। यानी क्या तो सत्ता क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि देखते हैं सत्ता यानी कोई अगर नेता बारी बारी से यानी शासन कर रहा है और अगर चुनाव होती है और वो नहीं जीतता है तो उसके जगह पर दूसरे नेताएं अब उसके सत्ता पर बैठता है। तो यहाँ वही काम किया गया था। यूरोपीय जो कंपनी थी वो भारत में धीरे धीरे घुस गए, मतलब व्यापार के माध्यम से आई। उसके बाद भारत के इधर उधर की गतिविधियां को जान ली, देख ली। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी वो सबसे शक्तिशाली कंपनी थी। यानी क्या तो ये यूरोप से विभिन्न कंपनियां बारी बारी से आई, जिसमें डच आई, पुर्तगाल आई, फ्रांसीसी आई, डेनिश आई और ब्रिटिश आई। तो इन सभी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बात करेंगे तो वो थी ब्रिटिश, यानी क्या तो अंग्रेज जिसे हम कहते हैं। तो ये सबसे शक्तिशाली थी और ये अब धीरे धीरे भारत के सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। और लगभग बात करेंगे ये कब से कब तक भारत पर शासन किए थे इसके बारे में जानते हैं। तो ये 1757
यानी कहे तो 1757 देखकर आपको समझ आ रहा होगा ये प्लासी की युद्ध की बात कर रहा है। यहाँ से लेकर जब तक ये भारत देश आजाद नहीं हुई, यानी कहे तो 1947 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। तो इसको याद रखिएगा। और ये जो समय अवधि जो आपको दिख रही है, इसके बीच विभिन्न युद्ध किया, जिसमें ये 1757 आपको प्लासी की युद्ध देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद 1764 बक्सर का युद्ध देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद और भी विभिन्न युद्ध देखने को मिला होगा, जिसमें हम बात करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अब स्वतंत्रता संग्राम होने लगी, तो इसके बारे में हम जानते हैं। यानी अब भारतीय जो लोग होते थे वो अब अंग्रेज के विरुद्ध अब युद्ध लड़ते थे, जिसमें हम जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम की, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो वो 1885 ईस्वी को शुरू हुई थी। तो इसको भी याद रखिएगा। तो अब हम जानते हैं ये जो फसलें की बात करेंगे, यानी पहले तो ये मुगल बादशाह एक जो शाह आलम द्वितीय था, उसके द्वारा दीवान ही मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद धीरे धीरे ये अब यूरोपीय ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक होते थे, अब वो व्यापार के माध्यम जो व्यापार करते थे जिन सामानों का, यानी कहे तो भारत आकर जिन सामानों का व्यापार करते थे, वो अब उस दुगना लाभ कमाना चाहते थे, यानी कहे तो राजस्व भी और फसल भी। यानी भारतीय जो लोग होते थे उनको जबरदस्ती अब उनके जमीन पर फसल उगाने के लिए मजबूर करते थे। तो इसके बारे में हम जानते हैं वो कौन कौन से फसल को उगाने के लिए मजबूर किए थे और कहाँ-कहाँ के लोगों को जो फसल कौन कौन से उगाए हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो हम बात करेंगे बिहार, पहले बात करते हैं बंगाल की, यानी क्या तो बंगाल की। बंगाल के जो जमीन होती थी उस पर जबरदस्ती जो यूरोपीय जो सैनिक होते थे उनके द्वारा हफीम, यानी क्या तो हफीम लगाने के लिए मजबूर किया था, यानी हफीम। और बिहार में भी हफीम। बिहार और बंगाल से हफीम के खेती को अब यूरोप में भेजते थे। उसके बाद बात करेंगे ये पंजाब से। पंजाब में गेहूं, यानी क्या तो गेहूं पंजाब से अब यूरोप ले जाया जाता था। उसके बाद हम बात करेंगे जो वर्तमान हम यूपी की बात करेंगे, यानी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, यानी यूपी। यहाँ से गन्ना की। उसके बाद हम मद्रास से बात करेंगे, यानी मद्रास से चावल। तो इन सभी क्षेत्रों से अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक होते थे वो जबरदस्ती फसल उगवाते थे और इस फसल को अब यूरोप में ले जाकर बेचते थे। तो इसको याद रखिएगा। अब जो भारतीय जो लोग होते थे अब वो अपने पसंद की फसल भी नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए हैं जो यूरोपीय कंपनी का मुख्य उद्देश्य था, पहला तो भारतीय लोगों को अपने इशारों पर नचाना, यानी कठपुतलियों की नाच नचाना। तो वो अब जैसा कहेंगे वैसा भारतीय लोग करेंगे, क्योंकि उसका जो हम शासन की बात करेंगे वो सत्ता उसकी मजबूत हो चुकी थी, विभिन्न रूप से उसकी जो शासन व्यवस्थाएं थी वो मजबूत थी। तो इसलिए तो अब भारतीय लोग को उनकी फसलों का उगाना भी कार्य बन गया, यानी कहे तो अब वो जैसा कहेंगे, जो फसल को कहेंगे वही फसल को अब भारतीय लोग उगाएंगे। तो ऐसा किया जाता था, तो इसको याद रखिएगा। और जबरदस्ती में विभिन्न फसलों को बारी बारी से समय समय से उगवाते थे और इसे सीधे यूरोप भेज देते थे, ताकि वहां से भी अंग्रेज को मुनाफा मिले और भारत से भी राजस्व मिले, यानी दुगना फायदा की बात हो रहा था ये ब्रिटिश यानी अंग्रेज को। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम जानते हैं भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ गई, यानी कहे तो अब नील की बात कर रहा है, नील के बारे में हम जानते हैं। तो नील क्या है इसके बारे में हम पहले जानते हैं। तो ब्रिटेन के एक छापे खाने में एक मॉरिस नाम के वैज्ञानिक थे, यानी क्या तो जिसे हम मॉरिस कहते हैं, यानी विलियम मॉरिस।
तो वो एक मतलब कहे तो वैज्ञानिक भी थे, कलाकार भी थे। तो उनके द्वारा जो कलाकृत किया गया था, यानी विभिन्न जो सामग्री पर जो चित्रकारी किया गया था, उसमें सर्वप्रथम नीले रंग का प्रयोग देखा था लोगों ने। तो उसके बारे में पता लगाया, तो पता चला कि ये जो नीले रंग का जो वस्तु है, यानी कहे तो जो रंग है नीले रंग का, वो एक पौधे से निकलता है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो नील की बात करेंगे तो वो 13वीं सदी में उष्णकटिबंध क्षेत्रों में ये लागू किया गया। ये पौधे सर्वप्रथम देखा गया था, यानी क्या तो उष्णकटिबंध क्षेत्रों में। ये क्षेत्र में नीले रंग नील जो थे उसके पौधे उगाए जाते थे। और ये बात करेंगे, ये इटली में यानी ये पौधे जो है, नील जो पौधे हैं वो अब विभिन्न क्षेत्रों में कपड़े में रंग के लिए प्रयोग किए जाते थे, जिसमें हम बात करेंगे इटली में, फ्रांस में, और भी विभिन्न जो क्षेत्र के जो कपड़े होते थे, अब उस पर धीरे धीरे नीले रंग का प्रयोग अत्यधिक मात्राएं में देखने को मिला था। उसके बाद जो यूरोप के जो सैनिक होते थे उनको ये नीले रंग अच्छा लगा, और अब यूरोप में ये नील का मांग अत्यधिक होने लगा। और यूरोप के अब जो अंग्रेज थे वो अब नील का अत्यधिक मांग करते थे। तो वहां सही ढंग से नील नहीं पहुंच पाता था। और तो अब यूरोप में भी एक पौधे देखे गए, यानी क्या तो वो भी नीले और बैंगनी रंग के पौधे थे। यानी क्या तो वो पौधे के नाम की बात करेंगे तो वो पौधे थे बोल्ट, जो शीत कटिबंध क्षेत्र में उगते थे। यानी क्या तो शीत कटिबंध क्षेत्र में उगते थे। और ये जो है ये जो नीले और बैंगनी रंग के ये जो पौधे से जो रंग निकलते थे, यानी जो नीले और बैंगनी रंग के जो पौधे जो रंग निकलते थे, वो उत्तरी फ्रांस, उत्तरी इटली में ये रंग का प्रयोग ज्यादा देखने लगा। लेकिन ये दोनों पौधे में हम अधिक चमकदार पौधे की बात करेंगे तो वो भारतीय नील की थी, और इसकी मांग यूरोप में ज्यादा होने लगी थी। तो आज के टॉपिक में हमको इतना ही जानना था, तो अगले दिन इससे आगे जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।